हेलो, वेलकम टू पाठशाला। आज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया का पार्ट 4 पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन के टोटल 5 रिफॉर्म्स में से 2 रिफॉर्म्स हमने पार्ट 3 में कवर किए थे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। अब आज के 3 रिफॉर्म्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, जो आज हम पढ़ लेंगे। तो लिबरलाइजेशन पूरा कवर हो जाएगा। जिन लोगों ने भी पहले वाले दोनों रिफॉर्म्स नहीं देखे हैं वो इससे पहले वाला वीडियो प्लीज चेक करें और पढ़ लें। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स उसमें मैंने कवर किए हैं और आज ये हम बाकी 3 कवर करेंगे, लिबरलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, तो पहला जो रिफॉर्म हम यहाँ बात कर रहे हैं ये है टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म मतलब फिस्कल रिफॉर्म्स। तो जो टैक्स में जो रिफॉर्म्स आए जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब हमने इम्प्लीमेंट की थी तो जो चेंजेस किए उससे लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। और लिबरलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे थे कि लिबरल हो गई पॉलिसीज, हमने बहुत छूट दी, आज़ादी दी काम करने की। तो वो क्या क्या चीज़ें थी, टैक्स में क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहला जो चेंज हुआ वो हुआ रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम अपनी इनकम पे देते हैं और उसमें लोगों को बहुत जो लिबरलाइजेशन में छूट दी गई, जिसके इसका रीज़न क्या था कि जब टैक्स रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, डायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा था, तो लोग टैक्स पूरा पे नहीं करते थे, टैक्स इवेड करते थे, अपनी सेविंग्स को डिस्क्लोज नहीं करते थे, क्योंकि डिस्क्लोज करेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि आपको पता ही नहीं आपकी इकोनॉमी में कितना टोटल इनकम जनरेट हुई है, तो आपकी नेशनल इनकम में वो काउंट नहीं होता, आपकी इकोनॉमी में ब्लैक मनी बढ़ रही है। तो जब रिडक्शन किया गया डायरेक्ट टैक्सेस में तो उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि आप जो टैक्स का इवेजन है उसको आप रोक पाएं या कम कर पाएं। बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, स्पेशली अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखें तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो टैक्स देते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो आपकी सेविंग्स जो लोग कर रहे हैं, जिनके पास जो भी सेविंग्स हम करते हैं अपने इनकम में से, हम उसको दिखा पाएं। तो ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ पहला रिफॉर्म आया। हमने क्या किया, टैक्स में रिडक्शन किया डायरेक्ट टैक्स में। तो जो मनी जनरेट हो रही है टैक्स के थ्रू उसमें गवर्नमेंट ने छूट दी, उसे रिलैक्स कर दिया, उसको रिड्यूस किया स्लैब्स को। अब दूसरा जो काम किया इन्होंने टैक्स रिफॉर्म में वो सेम किया। इन्होंने कॉरपोरेट टैक्स जो कि बहुत हाई था, 50% था बिफोर 1991, उसको भी ग्रेजुअली इन्होंने कहा कि हम रिड्यूस करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है जो कि कंपनी टैक्स भी कहते हैं, जो कि कंपनीज गवर्नमेंट को पे करती हैं अपनी इनकम पे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से पहले ये 50% था, तो ये बहुत हाई था। गवर्नमेंट ने 1992 में जस्ट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी इसको 45% कर दिया और फिर उसको ये भी कहा कि हम ग्रेजुअली इसे धीरे धीरे इसको कम करते जाएंगे। तो अभी तो इस बजट में पूरा टैक्स सिस्टम ही, पूरे टैक्स स्लैब्स चेंज हो गए हैं, सब बदल गया है, बट इससे पहले 22% तक आ गया था। इसके बाद जो तीसरा रिफॉर्म ये लाए, इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट टैक्स में रिडक्शन की, कॉर्पोरेट टैक्स भी कम किया और फिर जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है इसको भी रिड्यूस कर दिया। इसको रिड्यूस करने का पर्पस ये था कि जो आपका नेशनल मार्केट है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे स्टैब्लिश हो सके। और इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, आई होप सबको इसका डिफरेंस पता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो हम डायरेक्टली पे नहीं करते, बट जब हम कोई कमोडिटी खरीदते हैं उस पे जो हम टैक्स पे करते हैं, हम वो मैन्युफैक्चरर को देते हैं या शॉपकीपर को देते हैं और वो गवर्नमेंट को देता है। तो यहाँ पर भी उसके टैक्स को उसके जो टैक्स स्लैब्स थे उनको रिड्यूस किया गया, सो दैट कि आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट है वो एज पर लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई स्टैब्लिश हो सके और एक अच्छा मार्केट हम स्टैब्लिश कर पाए। दूसरी चीज, जो टैक्स प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट था, लोगों को समझ ही नहीं आता था कि मैं कितना टैक्स दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, मेरी इनकम है तो मैं गवर्नमेंट को क्यों दे रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई किया गवर्नमेंट ने, टैक्स रिफॉर्म्स में इस पूरे प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया और जितने भी रेट्स थे
जो टैक्स रेट्स थे, मैं जिनकी बात कर रही थी, टैक्स स्लैब्स थे, इनको लो किया गया। जैसे 1973-74 की अगर आप बात करें, उस टाइम पे 11 टैक्स स्लैब्स होते थे, जो कि 10% से लेके 85% तक जो है हम लोगों को अपनी अलग अलग कमोडिटीज पे टैक्स देना पड़ता था। तो जब 1991 में जब पॉलिसी आई, उसके बाद से लेके 1996 तक जो हर साल जो बजट डिक्लेयर हुआ, उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, इन्होंने जितने भी जो 5 बजट डिक्लेयर किए 1990 से 1996 तक, तो इन्होंने जो इनकम टैक्स स्लैब्स थे उनको रिड्यूस करके, पहले मैंने आपको बताया 11 टैक्स स्लैब्स तक चल रहे थे, इनको रिड्यूस करके 3 स्लैब्स पे ले आए। वो थे 20%, 30% एंड 40%, और आगे ये और भी कम हो गए थे। अब आपने जिसने इस बार का बजट सुना है वो आपको पता है, उन्होंने बिल्कुल नया सिस्टम कर दिया है टैक्स का। तो देखिए वो अब आगे कैसे चलता है, मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट 1991 में जो टैक्स रिफॉर्म्स हुए, उसमें मनमोहन सिंह, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने आईटी स्लैब्स को रिड्यूस करके 3 स्लैब्स दिए। तो ये थे टोटल टैक्स रिफॉर्म्स, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्ट टैक्स भी रिड्यूस कर दिए, कंपनी टैक्स भी रिड्यूस कर दिया जिससे हम कॉर्पोरेट टैक्स करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के जो स्लैब्स थे उनको भी कम कर दिया, सो दैट आप इजीली गुड्स एंड सर्विसेज का एक जो मार्केट है वो कॉमन प्लेटफॉर्मों से दे पाए। और जो टैक्स प्रोसीजर बहुत कम्बरसम था, डिफिकल्ट था, लोगों को समझ में नहीं आता था, उसको सिंप्लीफाई किया और टैक्स स्लैब्स कम कर दिए। तो ये थे सारे टैक्स रिफॉर्म्स। दूसरे हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स मतलब ये रिलेटेड है फॉरेक्स से। जो हम फॉरेक्स, जब हम कोई भी कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो हमें फॉरेन करेंसी के टर्म्स में जो हमारी इकोनॉमी में पैसा आता है, तो उसे हम फॉरेन एक्सचेंज, और अगर हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो हमें वो इंटरनेशनल करेंसी बाहर देनी होती है। तो इसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आए लिबरलाइजेशन के टाइम पे, और उसका एक ही एम था कि जो इंडियन गुड्स हैं हमारे, उससे पहले रिजिड पॉलिसीज की वजह से जो उनकी इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड होनी चाहिए थी वो नहीं थी। हम एक्सपोर्ट कर रहे थे बट उसमें बहुत सारे रूल्स थे, हर चीज के लिए लाइसेंस थे, कोटा पॉलिसी थी कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीजें थी, आपका जो इंडियन कमोडिटीज थी उनकी जो इंटरनेशनल डिमांड थी वो बहुत कम थी। उसकी वजह से जो फॉरेक्स जेनरेशन था वो बहुत कम था। जैसे कि हमने जब पढ़ा 1991 से पहले जो प्रॉब्लम हुई थी, उसमें हमने एक देखा था कि हमारी इकोनॉमी में 15 दिन के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, फॉरेक्स नहीं था फॉर फर्दर पेमेंट, जैसे हमें फ्यूल खरीदना होता था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट करना था। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, इन्होंने रुपी को, जो आपकी इंडियन करेंसी थी, उसको डीवैल्यूड कर दिया अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। अब इसका क्या मतलब हुआ, डीवैल्यूड करना मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू डाउन कर दी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। लाइक जैसे $1 आज की डेट में सपोज 70 रुपए के बराबर है, तो आपने जब आप डीवैल्यूड कर रहे हो तो $1 75 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो मतलब उससे फॉरेन कंट्रीज को क्या अट्रैक्शन होगा मार्केट में, कि पहले वो $1 लेके जो 70 रुपए का सामान इंडिया में खरीद पाती थी, अब वो उसी $1 को देके कितने का खरीद पाएंगी, 75 रुपए का। तो ज्यादा सामान मिलेगा और डॉलर उनको एक ही देना पड़ रहा है। तो ये एक अट्रैक्शन था उनके लिए, क्योंकि इंडियन मार्केट भी बहुत बड़ी है। और उसकी वजह से क्या हुआ, इस डीवैल्यू करने की वजह से, कि जो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो था, जो फॉरेन एक्सचेंज आपकी कंट्री में आना था, वो बढ़ना शुरू हो गया। लोग ज्यादा आपकी कंट्री में जो है फॉरेन एक्सचेंज में डील करने लगे, क्योंकि हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यूड कर दिया था। तीसरा हमने काम क्या किया, हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कर दिया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का क्या मतलब है, कि जो मार्केट है वो खुद डिसाइड करेगा कि किस करेंसी की क्या वैल्यू होगी, क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। मतलब जो रुपी है
उसका क्या फॉरेन एक्सचेंज, किस फॉरेन करेंसी के टर्म्स में कितना रेट होगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। तो ये जो था, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल उसको जो है वो फ्लेक्सिबल कर दिया, लेकिन मतलब पूरी तरह से उसको छूट दे दी, बट नहीं, फ्लेक्सिबल उसको कर दिया। तो अगर लगेगा कि बहुत मिनिमम और मैक्सिमम वाली रेंज से बाहर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका आरबीआई बैठा है, वो वहां पे फिर इंटरवीन करेगा। बट अदरवाइज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम में इन्होंने क्या किया कि मार्केट को बोल दिया कि एज पर द लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई, जो भी करेंसीज हैं उनका एक्सचेंज रेट मार्केट से डिसाइड होगा। किस करेंसी की वैल्यू कितनी होगी, कौन कितने, $1 इज इक्वल टू कितने रुपीज बनेगा, ठीक है, या 1 पौंड इज इक्वल टू कितने रुपये, तो ये मार्केट एज पर द लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई डिसाइड होगा। तो ये थे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, जिनकी वजह से जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का मार्केट था उसमें बहुत प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, इंपोर्ट के लिए बहुत सारी चीज जो मैं अभी आपको ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में पढ़ाऊंगी। तो करेंसी को डिवैल्यू किया गया और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम किया गया। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल डिमांड जो है इंडियन गुड्स की काफी इंक्रीज हो गई। अब ये जो नंबर 5 है, ये है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, ये लास्ट रिफॉर्म है जो किया गया। ये रिलेटेड है ट्रेड मतलब बिजनेस से, और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो यानी जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी बायर्स के पास या सेलर्स के पास या इन्वेस्टर्स के पास मार्केट में, तो उसमें क्या चेंजेस किए गए। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रही थी आपसे कोटा सिस्टम की, इसको रिड्यूस किया गया। कोटा सिस्टम मतलब आपने क्वांटिटी पे फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा क्वांटिटी जो है आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो उससे क्या होगा कि जब आप इससे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे उससे ज्यादा, तो मार्केट में वो उतनी कम अवेलेबल होगी, और जो भी इंपोर्टर है उसके ऊपर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है, लाइसेंस लगा हुआ है एंड ऑल। तो लाइसेंसिंग सिस्टम है। तो इन्होंने सबसे पहले रिडक्शन इन कोटा सिस्टम किया। इसमें था डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट करने पे जितनी भी क्वांटिटी से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया गया। मतलब अब आप अपनी मर्जी से कितना भी इंपोर्ट कर सकते हो, और बाद में धीरे धीरे इसको जो है और कम कर दिया गया, पूरी तरह इसको खत्म कर दिया गया। तो ये इससे क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो जो मार्केट में था वो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या किया गया कि जो टैक्स लगते थे इंपोर्ट करने, मतलब हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो हमें टैरिफ देना पड़ता है, अलग उसका डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते थे जो हमें इंपोर्ट करने के लिए पे करने पड़ते थे। तो वो जो कमोडिटी थी वो टैरिफ रेट के साथ बहुत महंगी हो जाती थी। जब महंगी हो गई, आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो आप कम मंगा पाओगे। तो जब जो फॉरेन कंट्रीज में जो कंपनीज उन कमोडिटीज को बना रही है उनके लिए आपका मार्केट अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि आप तो खरीद ही नहीं पाते ज्यादा, तो वो आपको क्यों आपको एज अ गुड बायर आपको देखेंगी। तो दूसरा काम किया है इन्होंने, टैरिफ रेट जो थे इंपोर्ट पे उनको भी रिड्यूस कर दिया। मतलब अब आप इजीली इंपोर्ट कर पाओगे। तीसरी चीज इन्होंने क्या की कि इंपोर्ट करने के लिए जो पहले कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, इसको हटा दिया। इन्होंने कहा कि जो लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है उस इंपोर्ट के लिए, उसको हम रिमूव करते हैं। पूरी तरह से रिमूव नहीं किया, 2 कैटेगरीज में इन्होंने लाइसेंसिंग रखी। कौन सी कैटेगरी थी? एक तो कोई भी हैजार्डस प्रोडक्ट अगर आप जो है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं जो कि किसी भी तरीके से लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, उस केस में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए। और दूसरा, अगर कोई प्रोडक्ट एनवायरमेंटली सेंसिटिव है, जिससे किसी भी तरह का रेडिएशन हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, एनवायरमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है, तो अगर उसको आपको इंपोर्ट करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी कमोडिटीज आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, अगर वो हैजार्डस और एनवायरमेंटली सेंसिटिव प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आती हैं, तो आपको लाइसेंस नहीं लेना, आप फ्रीली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन भी हट गई, टैरिफ रेट भी कम हो गए, लाइसेंस भी नहीं लेना। तो मतलब इंपोर्ट को बहुत ईजी बना दिया गया। दूसरी चीज जो बहुत इंपोर्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट के लिए टू जनरेट फॉरेन एक्सचेंज, वो है एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर भी आपको ड्यूटी देनी है।
मतलब आप एक तो सामान बेच रहे हो फॉरेन कंट्रीज में, आप फॉरेन एक्सचेंज को जो है वो जनरेट कर रहे हो अपनी इकोनॉमी में, जिससे आपकी इकोनॉमी में जो है वो स्ट्रेंथ आ रही है, बट उस पे भी आपको ड्यूटी देनी पड़ रही है, टैक्स देना पड़ रहा है। तो एक्सपोर्टर का मोराल जो है वो कम हो जाता था, उसको लगता था कि मेरा प्रोडक्ट, मैं इतना तो प्रॉफिट नहीं मुझे मिलता, मैं इतनी ड्यूटी दे देता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी खत्म कर दिया, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी कमोडिटीज को प्रमोट कर पाए, एक्सपोर्ट कर पाए, और जो है वो फॉरेन मार्केट्स में अपनी जगह बनाए, इंडियन प्रोडक्ट्स की, इंडियन सेलर्स की जगह बन पाए, और हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स के साथ अवेलेबल हो और फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ compete कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में इंपोर्ट को बहुत रिलैक्स किया गया, लिबरल की गई पॉलिसी, और एक्सपोर्ट ड्यूटीज भी हटा के एक्सपोर्ट को भी बहुत जो है वो प्रमोट किया गया और छूट दी गई। तो ये 3 रिफॉर्म्स थे जो हमने अभी पढ़े। टैक्स रिफॉर्म था, उसके बाद आपका फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चेंजेस हुए वो रिफॉर्म था, और देन फिर ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में क्या रिफॉर्म्स हैं ये थे। तो ये टोटल 5 रिफॉर्म हुए जो हमने पढ़े, ये पांचों रिफॉर्म हुए लिबरलाइजेशन में। तो लिबरलाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब इस लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा आपकी इकोनॉमी पे, तो हम देखेंगे कि जब हमने इतना लिबरल कर दिया है, अपनी सारी चीजों में हम इतना रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो कुछ तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ही आएगा, तभी तो कर रहे हैं लिबरल, वरना क्यों करेंगे। सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट आया कि आपकी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, आपके पास इंटरनेशनल जो है वो इन्वेस्टर्स आने लगे, वो आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने लगे। दूसरी चीज, आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपने देखा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए थे जिसमें आपने बहुत रिलैक्सेशन किया था, लिबरल किया था, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जो डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं था, डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो ये बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था लिबरलाइजेशन का। प्लस क्योंकि अब आप फॉरेन कंट्रीज के साथ लिबरल हो गए हो, आप बहुत डील कर रहे हो उनके साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी आ गए हो, तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का भी तो इम्पोर्ट होगा, टेक्नोलॉजी का भी तो एडवांसमेंट होगा, तो आपकी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होने लगे। और क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा था, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली आपका जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ रेट कैसी हो जाएगी, वो भी इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी इकोनॉमी में दिखने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे लिबरलाइजेशन के। लेकिन जहाँ पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी जरूर होता है। तो पहला नेगेटिव इफेक्ट आया डिक्रीज इन टैक्स रिसीट्स। ये तो होना ही था, आपने डायरेक्ट टैक्स को कम किया, आपने इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया, आपने टैक्स स्लैब्स कम किए, आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, तो जितना टैक्स रेवेन्यू आप पहले जनरेट करते थे लिबरलाइजेशन से पहले, अब उतना तो नहीं होगा। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट हुआ गवर्नमेंट के लिए कि टैक्स रिसीट्स जितनी होती थी, जितना रेवेन्यू पहले जनरेट होता था, वो कम हो गया। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली जब लोग ज्यादा डिस्क्लोज करने लगेंगे अपनी सेविंग्स को, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और आगे उसका फायदा मिलेगा। तो बट ये उस समय के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट दिखा था कि भाई अब जो है हमारे पास कम टैक्स हो रहा है, तो हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर पाएंगे, जो भी था। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट आया थ्रेट टू डोमेस्टिक मार्केट। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इंपोर्ट पे से कोटा हटा, तो आप ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास जो है वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसके लिए कंपटीशन हो गया, उसके लिए चैलेंज हो गया कि, और हमने उस पे क्या किया कि इंपोर्ट पे टैरिफ भी कम कर दिया, तो इसका मतलब उनके प्राइस भी कम हो गए, लाइसेंसिंग भी नहीं चाहिए, तो इजी कर दिया। तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए उस समय थ्रेट हो गया कि हमारे पास तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स अब आ गए हैं और इनके साथ में सरवाइव करना
जो है वो एक डोमेस्टिक मार्केट के लिए उस समय काफ़ी चैलेंजिंग था। ये लिबरलाइजेशन का एक नेगेटिव इफेक्ट है कि डोमेस्टिक मार्केट में बहुत चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली प्लेयर लेवल पे जो प्लेयर्स हैं वो सब आपके मार्केट में आपके साथ कंपटीशन में होते हैं। तो ये थे इम्पैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन और 5 रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।